ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के खास शो मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह आपकी जेब से जुड़ी तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे, क्या सर्दियों में भी पड़ेगा सूखा? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इसके लिए हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या इंटरनेट की चोरी हो रही है, क्या कुछ है बात, पूरी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी इसको लेकर के। इसके अलावा मारुति कितना बड़ा निवेश करने जा रही है, क्या कुछ विस्तार योजनाएं हैं, इस पर भी बातचीत होगी। और आज की सबसे बड़ी खबर इजराइल युद्ध को लेकर के है। जी हाँ, विस्तार से आज चर्चा करेंगे, आज के कार्यक्रम में बने रहिए। आखिर में इजराइल युद्ध से कितना उबलेगा तेल, आज की खास खबर जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत के लिए क्या महंगाई की चुनौती और बढ़ने वाली है, क्या फिर से इन्फ्लेशन प्रेशर होगा, ये भी करेंगे हम विस्तार से बातचीत। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सोना खरीदेंगे क्या दुनिया के केंद्रीय बैंक, क्या और सोना खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या कीमतें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ है खबर, डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन दक्षिण भारत के कई जलाशयों में पानी का स्तर घटने की वजह से रबी फसलों को लेकर के आशंकाएं बढ़ गई हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले 50% कम है, जिस वजह से जमीन में नमी का स्तर प्रभावित हो सकता है और इसकी वजह से रबी की फसलों पर खेती की मार पड़ सकती है। मानसून सीजन बीतने के बाद भी दक्षिण भारत में बरसात की कमी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पूरे दक्षिण प्रायद्वीप में पोस्ट मानसून सीजन के बाद अब तक सामान्य के मुकाबले 60% कम बरसात हुई है। 1 से 8 अक्टूबर तक दक्षिण प्रायद्वीप में 18.2 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर ये 45.7 मिलीमीटर की बरसात होती है। सर, दक्षिण भारत से मौसम के आंकड़े के जो संकेत मिल रहे हैं उससे फसलों पर क्या कुछ असर देख रहे हैं? दक्षिण भारत से जो मानसून के बाद की बारिश है उसकी की सूचनाएं भी अच्छी नहीं हैं। हमने मानसून के दौरान भी, चूंकि इस बार का मानसून पूरी तरह अस्त व्यस्त था, तो इसलिए दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों में सूखे जैसी स्थिति देखी थी। और तो मानसून आधिकारिक रूप से विदा हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो मानसून के बाद की वर्षा होती है उसमें भी दक्षिण भारत में पानी की कमी दिख रही है। जलाशयों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। दक्षिण भारत में अधिकांश सिंचाई के लिए जलाशयों की ज़रूरत होती है और ख़ासतौर से दक्षिण भारत में जब रबी की फसल आना शुरू होती तो उसके लिए जलाशयों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो ताज़े आंकड़े बता रहे हैं कि साउथ इंडिया के सारे रिजर्वायर्स, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर दिख रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रिजर्वायर्स में पानी 70% तक कम है और इस वजह से इस क्षेत्र में जो रबी के मौसम के दौरान थोड़ी बहुत धान की खेती होती है या दलहन की खेती होती है, इस पर असर पड़ने की संभावना है। इसके साथ जो डेल्टा के इलाकों में, दक्षिण भारत के नदियों के डेल्टा के इलाकों में भी खासतौर पर खेती होती, वहाँ भी नमी कम है मिट्टी में और इसलिए रबी की फसल का जो उत्पादन है दक्षिण भारत के लिए उसको लेकर आकलन बदलेंगे और इसका असर हमें इनमें स्थानीय स्तर पर महंगाई के रूप में भी नजर आएगा। इसके साथ ही उत्तर भारत के जलाशयों में भी चुनौती दिख रही है। वही मेरा अगला सवाल भी वही था कि उत्तर और पश्चिम भारत की स्थिति कैसे दिखाई उत्तर भारत में भी जैसे उत्तर प्रदेश के जलाशयों का आंकड़ा मिल रहा है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट से। उत्तर प्रदेश में कुछ जलाशय हैं जिनमें 33% तक कम पानी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा था जिसमें पर्याप्त रेनफॉल नहीं हुआ है। पंजाब, जिसमें हमने बाढ़ की भी स्थिति देखी थी, लेकिन पंजाब के जलाशयों में भी 13% से कम पानी है। गुजरात केवल एक ऐसा हिस्सा है पश्चिम भारत में जहां पर लगातार 2 सीज़न में, इससे पहले चक्रवात के दौरान और उसके बाद के दौरान बारिश हुई, इसलिए गुजरात के जलाशयों में पानी बेहतर स्थिति में है अपने निर्धारित स्तर से करीब 33%, सामान्य स्तर से 33% अधिक पानी जलाशयों में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बिना गारंटी वाले कर्जों को देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बिना गारंटी वाले कर्ज में असाधारण बढ़ोतरी के चलते आरबीआई सतर्क है। केंद्रीय बैंक उन जोखिमों को चिन्हित कर रहा है जो कि वित्तीय स्थिरता के सामने आ सकते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जे स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते समय गवर्नर शक्तिकांत दास की इस संबंध में टिप्पणियां सिर्फ एक सलाह हैं। सर, आरबीआई की इस चेतावनी के क्या कुछ मायने निकाले जाए? ये बड़ा दिलचस्प बात है। रिजर्व बैंक को पता है कि भारत में बैंक बगैर गारंटी के अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं। हर
15 दिन 1 महीने बाद रिजर्व बैंक की तरफ से इसको लेकर चेतावनी भी दी जाती है और फिर रिजर्व बैंक के आंकड़े भी जारी करता है कि भारत में लोन में बढ़ोतरी हो रही है। और इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर ने जो कहा उसके बाद उसकी तरफ से स्पष्टीकरण आया रिजर्व बैंक की तरफ से, और डिप्टी गवर्नर ने जो कहा, दोनों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखाई देता है। ये इस पता नहीं है कि रिजर्व बैंक चाहता है इन कर्जों को दिया जाए या ना दिया जाए, इनको की बढ़ोतरी हो ना हो या ना हो। बहरहाल बैंक फिलहाल अनसिक्योर्ड लोन और बगैर गारंटी वाले लोन को अपना सबसे बड़ा पोर्टफोलियो मानकर आगे ले जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से ये भी कहा है कि उन्हें अपने इन कर्जों के लिए के खतरे से निपटने की तैयारी करनी होगी। यानी खतरे से निपटने की तैयारी क्या है? उनको रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करना होगा, उनको इनके अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करने होंगे, और इस बात का खतरा है कि इनमें से अगर लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उन्हें बड़ी प्रोविजनिंग भी करनी पड़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन, इनके पीछे गारंटी नहीं है, खासतौर से कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड लोन है, इनके फेल होने का, इनके चूकने का खतरा अन्य दूसरे कर्जों की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। इधर इंटरनेट के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीकॉम तथा इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को कहा है कि वे होटल, लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर जैसे सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की पहचान को सुनिश्चित करें। अब सर, ये गैर कानूनी इंटरनेट क्या होगा और इसको कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा? गैर कानूनी इंटरनेट अब भारत में रेगुलेटर्स की निगाह में आ रहा है। ये कैसे काम करता है? जैसे कि आपने अपने लिए एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया और उसके बाद उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कई सारे लोगों को वाईफाई की सर्विसेज देना शुरू कर दिया। ये पाया गया है कि भारत में होटल्स, लाइब्रेरीज, रेस्टोरेंट्स ये इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने हाई कैपेसिटी के ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने पर्सनल लेवल पर ले रखे हैं, उनके मालिकों ने या किसी व्यक्ति ने, और उसका इस्तेमाल ग्राहकों को इंटरनेट सेवा देने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ दो तरीके के प्रमुख मुद्दे हैं कि एक तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, जिनको ये इंटरनेट के इन्होंने कनेक्शन लिए हैं, उनके और वाईफाई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कैसे ट्रेस किया जाए, क्योंकि इसमें आईपी की ट्रेसिंग नहीं होती। और दूसरा इशू ये है कि जो पर्सनल कनेक्शन है, जिनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको कैसे ट्रेस किया जाए। और इसलिए अब दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है, क्योंकि ब्रॉडबैंड कंपनियां वही हैं और उन्हीं के जरिए ये कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, तो उनसे आईपी ट्रेस करने के लिए कहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी नई शर्त आ जाए जिसमें कि अगर आप कोई कनेक्शन प्राइवेट कैपेसिटी में ले रहे हैं तो उससे वाईफाई हॉटस्पॉट लगाकर उसे बहुत सारे लोगों को नहीं दिया जा सकेगा। तो जीएसटी काउंसिल की पिछले हफ्ते हुई बैठक के दौरान कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दर को घटाया गया है। मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर को 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। इसी तरह सीरे पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी साफ किया गया कि कंपनियों की तरफ से अपनी सहायक कंपनियों के लिए दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी पर जीएसटी की दर 18% होगी। सर, पर्सनल गारंटी क्या होती है और इस पर टैक्स किस तरीके से लगेगा? जीएसटी काउंसिल टैक्स लगाने के नए नए तरीके निकाल रही है। एक बड़ी कंपनी अगर अपनी किसी सब्सिडरी को, अपनी शाखा कंपनी को लोन देती है तो उस लोन के लिए उस कंपनी की गारंटी दी जाती है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का लोन को बैंक तभी लोन देता है जब किसी बड़ी और उसकी प्रमुख कंपनी की गारंटी दी जाए। जीएसटी काउंसिल का मानना है कि किस्म की सर्विस है जो मदर कंपनी या पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे रही, और इस तरीके की गारंटी पर 18% का टैक्स लगेगा जो दी जा रही है इस गारंटी के बदले। हालांकि अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी देता है तो शायद उस पर ये टैक्स लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक के साथ एक एमनेस्टी स्कीम या करधारकों के लिए टैक्स विवादों से निस्तारण में निकलने की स्कीम पर भी शुरुआती तौर पर चर्चा की है। इधर पर्यावरण में बदलाव की वजह से भविष्य में भारत की जीडीपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी कि ESCAP ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सन 2010 तक भारत की जीडीपी में 35% से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सर, और क्या कुछ खास बात रही है इस रिपोर्ट में? एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान पर्यावरणीय आपदाओं में हो सकता है। हम आपको बताते रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, मनी सेंट्रल में भी और इकोनॉमिका में भी, कि भारत दुनिया में पर्यावरण आपदा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील देश हैं उनमें सबसे ऊपर है, और सबसे ज़्यादा पर्यावरण आपदाएं भारत को पिछले 3-4 साल में देखनी पड़ी हैं। और भारत के लॉसेस
पूरी दुनिया में डेवलपिंग एशिया के डेवलपिंग हिस्से में या साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, इन सारे हिस्सों की तुलना में भारत के जीडीपी को होने वाले नुकसान सबसे ज़्यादा हैं। 35% का जीडीपी भारत में 2021 तक सिर्फ पर्यावरणीय आपदाओं के कारण, जो स्थिति आपने अभी हिमाचल में या उत्तराखंड में बाढ़ के कारण देखी या भारत के कई हिस्सों में पानी के जलभराव के कारण देखी, ये भारत की जीडीपी पर भारी पड़ेगी। इससे ये स्थिति पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा विकट है। भारत को लगभग 2030 तक 1.4 ट्रिलियन डॉलर के फंड्स की ज़रूरत होगी ताकि वो इन पर्यावरणीय आपदाओं का सामना कर सके। इसका बड़ा असर इंश्योरेंस पर पड़ेगा, इसका बड़ा असर बैंकों पर पड़ेगा। और आपको याद होगा कि अब रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहना शुरू कर दिया है कि वो क्लाइमेट रिस्क को अपने फिनांसिंग रिस्क असेसमेंट का, यानी किसी को कर्ज देने के लिए जिन जोखिम का आकलन किया जाता है, उसमें बाढ़, भूकंप, सूखा और हिमस्खलन, भूस्खलन, इन जोखिमों को भी शामिल करें। और ये बातें जो अभी कही गई हैं एससीएपी की तरफ से, उन बातों का अनुमान अंशुमान जी ने काफ़ी पहले लगाया था। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इकोनॉमिकम के फिर शुरू हुई वसूली जो है हमारा खास शो, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है हम दे देंगे इसी कार्यक्रम के नीचे, और अब वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से। सर, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने बताई थी इस कार्यक्रम में? हम लोगों ने, अगर आप इकोनॉमिकम में एक शो देखना चाहें, शुरू हुई वसूली, हमने विस्तार से बताया था कि क्लाइमेट की क्राइसिस सबसे बड़ी लागत बढ़ाने वाली क्राइसिस होने वाली है। और अब पूरी दुनिया में कंपनियां अपने खर्च का एक बड़ा हिस्सा क्लाइमेट रिस्क से बचने के लिए पर इस्तेमाल करेंगे, और वो इस परिस्थिति अब सामने निकल कर आ गई। उसे विस्तार से समझिए और जानने की कोशिश करिए कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, या अर्थव्यवस्था में विकास के, अर्थव्यवस्था के पैमानों पर नज़र रखते हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कंपनियों के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट रिस्क है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू हुई वसूली के नाम से इकोनॉमिकम आप देख सकते हैं। इधर देश में जितनी गाड़ियां बिक रही हैं, उनमें एसयूवी गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सितंबर के दौरान देश में 3.63 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों की सेल हुई है, जिनमें आधे से ज़्यादा यानी 52% गाड़ियाँ एसयूवी हैं। पिछले साल सितंबर के दौरान बिक्री गाड़ियों में एसयूवी गाड़ियों की हिस्सेदारी 43% हुआ करती थी। एंट्री स्तर की गाड़ियों की मांग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ये जो अब नई तरह की जो डिमांड आ रही है, इससे क्या कुछ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं एसयूवी को लेकर के खासतौर से? एक साल के भीतर विपुल, भारत का ऑटोमोबाइल बाजार पूरी तरह के शेप का बाजार बनकर सामने आ गया। और अब जो आंकड़े आए त्यौहार से पहले से और त्यौहार के बाद में, ये दिखाई दे रहा है कि भारत अब पूरी तरह से नई गाड़ियों के मामले में एसयूवीज का मार्केट है, यानी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल का मार्केट है, जो कि 15 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी। जो ताजे आंकड़े उसके हिसाब से हैचबैक की बिक्री करीब 30% गिरी है। छोटी कारों, एंट्री लेवल कारों को तो ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं, इनकी बाइंग ही नहीं हो रही है। तो अब भारत के बाजार में जिन कंपनियों के पास एसयूवी की कैपेसिटीज़ हैं, उन्होंने बाजार में बढ़त ले रखी है। और इसलिए प्रमुख तौर पर जितनी बिकने वाली गाड़ियां हैं, चाहे आप मारुति की ब्रेजा या माने, या महिंद्रा की गाड़ियों को माने, या हुंडई की क्रेटा को माने, महिंद्रा की थार, स्कॉर्पियो और जो नई कार एक्सयूवी सीरीज़ की कार आई उनको माने, यही कारें सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। कई सारे नए लॉन्च हुए हैं सेडान के पिछले दिनों में, जैसे कि वॉक्सवैगन की, हुंडई की, लेकिन इनकी बिक्री में भी गिरावट आई है। इससे लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है कार खरीदने के लिए, छोटी कारों की तो बिक्री नहीं है, मध्य वर्ग तो नहीं खरीद रहा है, पर जिनके पास पैसा है वो अब सेडान और हैचबैक की तुलना में एसयूवी कारों को ही प्रेफरेंस कर रहे हैं। और इसलिए इस बार का पूरा फ्लेवर बाजार में एसयूवी कारों का है। ऑटो से जुड़ी हुई दूसरी खबर भी है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भारत में तेजी से अपना विस्तार करने जा रही है। कंपनी ने 2031 तक 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए खर्च क्षमता को मौजूदा स्तर से दोगुना करने पर किया जाएगा। 2031 तक मारुति अपना सालाना उत्पादन क्षमता को 40 लाख गाड़ियों तक करना चाहती है। सर, मारुति की विस्तार योजनाओं में क्या कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है? जैसा हमने आपको बताया कि भारत का बाजार अब धीमे धीमे एसयूवी और महंगी कारों का बाजार, मझोली महंगी कारों का बाजार हो रहा है। मारुति एक दौर से में छोटी कारों की कंपनी मानी जाती थी और अभी भी है। सबसे बड़ी रेंज मारुति के पास छोटी कारों की थी, जो भारत के मध्य वर्ग को, निम्न मध्य वर्ग को आकर्षित करने के लिए थी। वो लोग जो बाइक से कार खरीदना चाहते थे। अभी जो शिफ्ट आया कोविड के दौरान, अब कारें कम बिक रही हैं पर महंगी कारें बिक रही हैं। मारुति ने अपनी एक्सपेंशन योजना में
में इसे शामिल किया है। जो 50,000 करोड़ रुपए 2030-31 तक खर्च किए जाएंगे, उसमें मारुति अपनी बहुत सारी कैपेसिटीज़ को दोगुना करेगी, वाहनों की कैपेसिटी को दोगुना करेगी। और इसके अलावा हरियाणा में एक और नई यूनिट लगाई जाएगी जो हरियाणा के खरखोदा में लग रही है, जो कि 2025 से जिसमें उत्पादन शुरू होगा। और मारुति का फोकस अब एसयूवी और ट्रेंड की गाड़ियों पर होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आज की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर जानने का। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बाकी दिनों की बड़ी खबरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, इसका असर हम सबके जीवन पर पड़ने वाला है। और सामान्य तौर पर इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार और कच्चे तेल की कीमतें और रुपए के गिरते हुए मूल भाव से जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आतंकी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों के बाद शुरू हुई लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही दुनिया महंगाई का सामना कर रही है और एक और युद्ध छिड़ने की वजह से महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $88 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध की आशंका से सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। इसी आशंका की वजह से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी। और इसी खबर की वजह से सोमवार को वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए विस्तार पूर्वक इस युद्ध के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, और तमाम पहलुओं पर बातचीत करें। सर, रुपया टूटा है, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वैश्विक तेल के ऊपर जो है ऑयल मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है? विपुल, पहली बार कई दशकों में ऐसा हो रहा है जब दुनिया के दो महत्वपूर्ण एनर्जी जोन्स में वार शुरू हो गया है। आमतौर पर दुनिया में एक युद्ध तो होते थे, पर दो युद्ध एक साथ चल रहे हैं और दोनों दुनिया के कमोडिटी और एनर्जी जोन से आ रहे हैं। एक बार युद्ध रूस के साथ है जिसका है जो 1 साल से चल रहा, और अब मिडिल ईस्ट के, मध्य पूर्व के केंद्र में सबसे पुरानी और सबसे जटिल और पेचीदा लड़ाई काफ़ी आक्रामक ढंग से, काफ़ी खुलकर सामने आई है। और इसका सीधा असर कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई देगा। कच्चा तेल करीब 4% के आसपास सोमवार के को बढ़कर खुला, $87-88 के आसपास था। अभी कच्चा तेल $100 की मंजिल छूकर आया और अगली मंजिल की भविष्यवाणी की जा रही थी। तब तक इजराइल युद्ध की कोई संभावना नहीं थी। तेल के मामले में समझना ज़रूरी है कि कच्चे तेल की कीमतों में महंगाई की संभावना पहले से बनी हुई है। महंगाई का खतरा पहले से मौजूद है, क्योंकि दोनों प्रमुख तेल उत्पादकों ने, रूस और सऊदी अरब ने, अपने उत्पादन में कमी की है। बाजार में पहले से ही आपूर्ति कम है और उस बीच में युद्ध आ गया। जब भी मध्य पूर्व के इलाकों में युद्ध होता है या कोई सिक्योरिटी इशू आता है, इतिहास से बताता है कि कच्चे तेल की तेज़ी लंबी और बड़ी और स्थायी होती है। 1970 के दशक में हमने ये देखा था। उसके बाद फिर जब इराक युद्ध हुआ था 90 के दशक में, तब भी हमने परिस्थिति देखी थी। और ये परिस्थिति इस पृष्ठभूमि में ज़्यादा जटिल और पेचीदा है कि कच्चे तेल की तेज़ी का एक लंबा दौर पहले से ही चल रहा है, और रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण। तो अब आज WTI $85-86 पर बैरल के आसपास था, ब्रेंट करीब $88 पर बैरल के आसपास है। आपूर्ति बढ़ने की कोई संभावना नहीं, और इसलिए कच्चे तेल की तेज़ी अब बड़े विकराल रूप में आने वाली। अगले 1 ही 2 दिन में भारत में ये अनुमान आने लगेंगे कि भारत में भी कच्चे तेल की कीमतें $100, $110 से ऊपर निकल सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ या जो युद्ध शुरू हुआ, ये लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि तात्कालिक तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमास काफ़ी तैयारी के साथ है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बड़े फेरबदल हुए हैं। अमेरिका थोड़ा पीछे हटा है। ईरान इस युद्ध में सामने आया है और ईरान ने एक मजबूत जगह बनाई है। सऊदीज़ और इजराइल के रिश्ते थोड़े अच्छे हो रहे थे, जिनमें अब नए तरीके का ठहराव आएगा। ये बिल्कुल नई किस्म की पेचीदगियां हैं। मध्य पूर्व के इलाकों में चीन का दखल तेज़ी से बढ़ा है, उसकी भी एक भूमिका है। ये सारा का सारा हिस्सा अब एक लंबे नए सिरे तरह के सिक्योरिटी रिस्क की तरफ जा रहा है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतें, जो कि भारत की सबसे कमज़ोर नस है, भारत की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, वहाँ अब सरकारी हलकों में भी बड़ी गहरी बेचैनी है कि आखिर आने वाले समय में आगे इसे मैनेज कैसे किया जाएगा। तो सर, आपने कहा कि काफ़ी विकराल रूप ले सकता है। ऐसे में भारत में तो इलेक्शन आने वाले हैं, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होगा सर? भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए। लेकिन अब आप इस परिस्थिति में, पर यह संभावनाएं तब तक थी विपुल जब तक हम ये मान रहे थे कि मांग आपूर्ति की कमी के कारण सऊदी अरब और ओपेक देशों की तरफ से जो तेल का टैप क्लोज किया गया, रेगुलेट किया गया, उसके कारण बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी हुई थी और
भारत की सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय इसका अनुमान लगाए हुए थे। लेकिन अब यहाँ अगर ट्रेड डिस्रप्शंस आते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इस युद्ध के कारण अगर ट्रेड डिस्रप्ट होता है, अगर कच्चे तेल के टैंकरों की आवाजाही रुकती, क्योंकि परिस्थितियां किसी लेवल पर जा सकती हैं और इतिहास बताता है इजराइल और अरब के युद्ध के इतिहास में कि ये सब हो चुका है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कच्चे तेल की, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की नौबत आ सकती है। कम होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, सरकार को अपने सब्सिडी का बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात नहीं है अगर तेल की कीमतें $100 से ऊपर गईं और लंबे समय तक बनी रहीं तो फिर चुनाव को छोड़कर भारत में कच्चे तेल में पेट्रोल डीजल की महंगाई भी आ सकती है। मूडीज़ की एक ताज़ी रिपोर्ट आई वो जो मान रही है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तेल कंपनियां फिलहाल ब्लीड कर रही हैं, उनके मार्जिन्स खत्म हो चुके हैं। ये परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये महंगाई घर घेर कर बैठ गई है। कच्चे तेल की रहेगी, थोड़े लंबे समय तक चलेगी ऐसा लगता है। ये तो बात रही कच्चे तेल की सर, बाकी कमोडिटीज पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं इस पूरे युद्ध का? आज हमने गोल्ड के प्राइस बढ़ते हुए देखे। गोल्ड हमेशा युद्ध में, संकट में चमकने वाली धातु है, वैसे भी गोल्ड पिछले एक साल से लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही युद्ध का दूसरा दिन बीता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, डॉलर में, इस बार डॉलर में मजबूती के बाद भी गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। बाकी कमोडिटीज़ की कीमतों में भी बढ़ोतरी पहले से बनी हुई है। उसकी कई सारे व्यवहारिक रीज़न है। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो कमोडिटीज़ के मार्केट पर असर पड़ा था उसे एब्जॉर्ब करके कंपनियों ने अपने उत्पादन के साइकिल को रिस्ट्रक्चर कर लिया था, बदल लिया था। अब बाजार में मांग के आधार पर कमोडिटीज़ की आपूर्ति हो रही, तो कमोडिटीज़ का जो सुपर साइकिल शुरू हुआ तो अभी जारी है। ऐसा नहीं कि भारत दुनिया में कमोडिटी के मार्केट में कोई मंदी आ गई है। तो एक युद्ध से दुनिया दूसरे युद्ध में आ गई और इस बीच में कमोडिटीज़ की कीमतों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। तो ये दूसरा हिस्सा है जहां से परोक्ष रूप से महंगाई बढ़ती और निकलती है। तो चाहे वो स्टील की कीमतें देख लें या कॉपर की देख लें, ज़्यादातर कमोडिटीज सेंसिटिव हैं वार और सिक्योरिटी के लिए। ये महंगाई का एक नया दौर है जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वापस हमें दोबारा हमारे सामने आ रहा है। तो क्या इसी वजह से रिजर्व बैंक ने 7 टन सोना खरीदा है? रिजर्व बैंक ने 7 टन सोने की खरीद की, दुनिया के प्रमुख बैंकों ने सोने की खरीद की। हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि ब्याज दरों की परिदृश्य से भी, दुनिया में सिक्योरिटी की दृष्टि से भी, सुरक्षा की रणनीति की दृष्टि से भी बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सोने की खरीद कर रहे हैं और इसलिए सोने की कीमतें एक सीमा से नीचे वैसे भी नहीं जाएंगी। लेकिन अब आने वाले समय में अगर 2 जगह युद्ध चल रहे हैं और लंबे चलने वाले युद्ध हैं, देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध चलते हुए 1 साल हो गया और दूसरा ये युद्ध लंबा चलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में बैंक बॉन्ड यील्ड बढ़ने की की हालत में, जहां उनका निवेश है और जहां उनको नुकसान हो रहा है, गोल्ड की परचेज करेंगे। और इसलिए रिजर्व बैंक की तरफ से आज आंकड़ा आया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 टन सोना फिर खरीदा है। पिछले 1 साल में बैंकों ने काफ़ी सोना खरीदा। इस पर विस्तार से इकोनॉमिका में आपसे चर्चा भी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि बैंक आखिर क्यों सोना खरीद रहे हैं। सर, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर के आपको लगता है बड़ा खतरा हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विकराल रूप लेगा, कच्चा तेल $100 फिर से जा सकता है, रुपया आज हम देख रहे हैं टूटते हुए और 83-24 पर पहुंच गया रुपया। तो अगर रुपया और कमज़ोर होता है तो फिर तो भारत के लिए ये मुश्किलें और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। भारत के लिए 3 तरीके की चुनौती है और इस युद्ध से एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जो उभर कर निकल कर आ रहा है, जो समझना ज़रूरी है कि ईरान का इसमें शामिल होना और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच वार के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के जोन में शिपिंग कंपनियों के इंश्योरेंस बढ़ने लगे हैं और शिपिंग के किराए बढ़ने लगे हैं। ये वजह ऐसी है, इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे ये वार आगे बढ़ेगा, एस्केलेट होगा, वैसे वैसे जो प्रमुख कंपनियां हैं जो शिपिंग करती हैं उन्हें और ज़्यादा खतरा होगा। और अगर आने वाले समय में इजिप्ट भी इसमें शामिल हुआ, क्योंकि पुराने इतिहास ऐसे रहे हैं कि जब भी इजराइल के साथ कोई संघर्ष हुआ है तो उसमें इजिप्ट, सीरिया, लेबनान ये देश भी शामिल होते रहें। अगर किसी तरह इजिप्ट का भी इसमें दखल हुआ तो स्वेज नहर से आने वाला रूट प्रभावित होगा। और एक बड़ा हिस्सा पहले से ही शिपिंग कंपनियों के किराए में बढ़ोतरी का आ चुका है, एक बड़ा दौर आ चुका है जब हमने रूस और यूक्रेन युद्ध देखा था और जब ब्लैक सी से मूवमेंट प्रभावित हुआ था। तो जैसे ही कल 2 घंटे इस युद्ध के दूसरे दिन कल शाम से ही दुनिया में शिपिंग इंश्योरेंस भी बढ़ने लगे, शिपिंग के किराए भी बढ़ने लगे। अब ये सारी चीज़ें मिलकर, कच्चे तेल की महंगाई, कमोडिटीज़ की महंगाई और शिपिंग की महंगाई, ये तीनों महंगाई मिलकर भारत जैसे देश के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर आयात निर्भर देश है। उसे कोयले का भी आयात करना है, उसे कच्चे तेल का भी आयात करना है, उसे दालों का भी आयात करना है, उसे LPG का भी आयात करना है। तो इम्पोर्टेड महंगाई, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भारत की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है इस समय, ऐसा दिखाई दे रहा है।
सर ग्लोबल ट्रैफिक मूवमेंट पर भी क्या इसका असर देखने को मिलेगा? और ग्लोबल ट्रैफिक मूवमेंट में जैसा ने बताया कि ग्लोबल ट्रैफिक जिस तरह ग्लोबल शिपिंग मूवमेंट्स के साथ अब अगर मिडिल ईस्ट के जोन में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है वार में, तो फिर यात्राएं भी रुकेंगी। जैसे भारत ने अपनी उड़ानें तेल अवीव के लिए रोक दी हैं, और इस जोन में जो ट्रैफिक मूवमेंट्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा। और आमतौर पर जब ये प्रीमियम बढ़ते हैं, शिपिंग के प्रीमियम बढ़ते हैं, तो उसका असर महंगाई के रूप में सामने आता है। अब भारत का जो बड़ा एम्बिशियस अभी G20 में घोषणा हुई, मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर था, क्या उस पर भी असर पड़ सकता है इसका? कॉरिडोर की बड़ी शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन अगर ये वार घोषणा लेकिन बड़े उत्साहजनक तरीके जने से हुई थी, और हाइफा एयरपोर्ट पे भारत के निवेश भी हैं। लेकिन अब तो इस परिस्थिति में जो जिसे हम IMEC कॉरिडोर कहते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये तो फंसने की पूरी की संभावना है, क्योंकि इसराइल इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और जिस हिस्से से ये आने वाला था उसके लिए मध्य पूर्व के देशों में बड़ी शांति की ज़रूरत है, और वो शांति तो अब आती नहीं दिखाई दे रही है। सर अब फिलहाल ब्याज दरों को लेकर के क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है भारत और दुनिया भर के अंदर? क्या जो उम्मीद लग रही थी कि शायद हो सकता है इज आउट हो, अब तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देगी? ये दूसरा दौर आ गया। देखिए, महंगाई का एक दौर अभी खत्म नहीं हुआ, ब्याज दरों में बढ़ने का एक दौर खत्म नहीं हुआ, और दूसरा दौर आ गया। अभी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक कह रहे थे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोक दिया गया है, वापस नहीं लिया गया, कमी नहीं शुरू हुई है। फेडरल रिजर्व ने एक और बढ़ोतरी की बात कही थी, और यह था कि 2025 तक आते आते 2024 के अंत तक, 2025 तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुकेगी। लेकिन इजराइल और हमास के इस युद्ध के बाद हमने आज शेयर बाजारों में गिरावट देखी, बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी देखी, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स वैसे ही बढ़ी हुई, भारत की बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी। और ये सब कुछ जो आपके सामने महंगाई के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, ये ब्याज दरों की प्रक्रिया को, ब्याज दरों को बढ़ाए रखने की जो प्रक्रिया है, इसे और लंबा करेगा। यानी वापसी होना अभी और आसान नहीं है, और ये डबल शॉक है, इसको दोहरा शॉक कहा जाता है आमतौर पर। इन्फ्लेशन का दूसरा शॉक है, जब इन्फ्लेशन के दूसरे शॉक आते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। और इसलिए अगर आप एक निवेशक हैं, उपभोक्ता हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है कि ब्याज दरें इतनी जल्दी ना तो दुनिया के बाज़ारों में कम होंगी, और ना भारत के बाज़ार में कम होंगी, क्योंकि अब जो महंगाई का नया दौर आ रहा है, ये महंगाई का दौर भी पहले की लड़ाई को और ज़्यादा जटिल और मुश्किल भरा करेगा। एक छोटी सी टिप्पणी आखिरी सर, जिस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आपने ट्रैफिक को लेकर के बताया कि काफ़ी शिपिंग के किराए बढ़ गए हैं, उसका असर हम देख रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में। तमाम पोर्ट कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूटे हैं, रेलवे के शेयर बुरी तरह टूटे हैं। क्या अब ये मान के हम चलें कि विदेशी निवेशक जो 2 महीने से बेच रहे थे, उनकी वापसी की संभावनाएं त्योहारी सीजन में जो थी वो भी अब फिलहाल रुकती हुई दिखाई दे रही है? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का जो अभी सेल ऑफ ट्रिगर आया था विपुल, वो आपको पता है बॉन्ड यील्ड और भारतीय शेयर बाजार में जो रिटर्न में फर्क था उसके कारण आया था। विदेशी निवेशकों को अमेरिकी शेयर बाजार में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें बेटर रिटर्न मिल रहा था, भारतीय शेयर बाजार में वैसे भी रिटर्न कम थे, बल्कि भारत की शेयर बाजार के वैल्यूएशन ज़्यादा थे। JP मोर्गन जैसी कंपनियों ने वैल्यूएशन का सवाल उठाया था। अब आप ध्यान से समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 3 सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, वो तीनों सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन उभरती हैं और सामने उभर कर आती हैं। और भारत के इतिहास में भी जब भी कभी भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा चुनौती आई है, तो वो युद्ध के कारण या कच्चे तेल की कीमतों के कारण आई। तो कच्चे तेल की कीमतें, महंगी ब्याज दरें और कमज़ोर रुपया, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर सामने आ रही हैं। तो विदेशी निवेशक फिलहाल त्योहारी मौसम में कोई बड़ी खरीद करेंगे इसकी संभावना नहीं है। बाजार एज पर हैं। ये युद्ध थोड़ा और गरमाएगा अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, क्योंकि अब इजराइल ने रिटेलिएट किया है गाज़ा पर हमलों के तौर पर, और इजराइल को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है अलग अलग। तो 2 फ्रंट पर लड़ाई इजराइल कब तक रहेगा? क्या दुनिया की कोई बड़ी ताकत आएगी, अमेरिका या बाकी कोई दुनिया के देश आएंगे और इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है तो स्थितियाँ थोड़ी ज़्यादा विकट हो सकती हैं उसलिए, और इसलिए बाजार अपने एज पर हैं। बाजारों के लिए दिवाली का मौसम ज़्यादा आशंका और ऊहापोह से भरा हो सकता है। जी, तो ये फिलहाल स्थिति अर्थव्यवस्था को पर असर की पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच देश में स्टील की कीमतों में जल्द बढ़ोतरी होने की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कोकिंग कोल महंगा होने की वजह से स्टील कंपनियों के लिए स्टील उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिस वजह से कंपनियां स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि स्टील कंपनियां दिसंबर तक स्टील की कीमतों में $20 से $25 प्रति टन की बढ़ोतरी कर सकती हैं। चलिए, तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर नजर डालते हैं झटपट में। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हनुमा प्रसाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली बड़ी निजी सोने की खदान में अगले साल तक पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रसाद ने भी कहा कि पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू होने के बाद खदान से सालाना करीब 750 किलोग्राम सोने का उत्पादन होगा। फिलहाल इस खदान से सालाना सिर्फ 12 किलो सोने का उत्पादन
अभी फिलहाल होता है। इधर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के निदेशक मंडल की इस हफ्ते 11 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। बैठक में शेयरों की बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। टीसीएस की ओर से ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब आईटी कंपनियां राजस्व में ग्रोथ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। टीसीएस के अलावा इस 2 और आईटी कंपनियां भी बायबैक कर चुकी हैं। इनमें इन्फोसिस और विप्रो शामिल है। और टीसीएस की घोषणा के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में आईटी कंपनियों में काफ़ी दिनों बाद रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी और वहां पर खरीदारी का माहौल देखने को मिला। इधर देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पिछले हफ्ते से अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लगा दिया है। फ्यूल चार्ज की वजह से कंपनी को हर महीने 350 से 400 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। दूरी के आधार पर प्रति उड़ान 300 से 1000 रुपए तक की कमाई का यहाँ पर अनुमान है। और इसके चलते भी हमने देखा था कि इंडिगो के शेयर में एक सकारात्मक रुझान देखने को मिला जब इस बात की घोषणा इंडिगो की तरफ से देखने को मिली थी। फेसबुक और इंस्टा के पेड एड फ्री प्लान यूरोप में पेश करने के बाद इनकी पेरेंट कंपनी मेटा अब भारत में इन प्लान को पेश कर सकती है। यानी भारत में भी फेसबुक और इंस्टा के एड फ्री वर्जन के लिए पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मेटा यूरोपीय यूनियन में इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए एक विज्ञापन मुक्त सब्सक्रिप्शन प्लान को पेश करने के लिए विचार कर रहा है। इस पर जो है जल्द ही फैसला भारत के लिए भी हो सकता है। ऑयल एंड गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द कदम उठा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 ऑयल एंड गैस ब्लॉक को नीलामी के लिए खोला जा सकता है। इन ऑयल एंड गैस ब्लॉक की नवंबर में नीलामी की जा सकती है। सर, ये झटपट कुछ खबरें थी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे सर? इन सारी खबरों में सबसे दिलचस्प खबर है तेलंगाना में गोल्ड माइन में उत्पादन शुरू होने की। लंबे समय के बाद दुनिया में गोल्ड की माइंस बहुत सीमित हैं, गोल्ड का उत्पादन बहुत कम है। गोल्ड की खदानें आमतौर पर उनमें जितना सोना था वो निकाला जा चुका है, क्योंकि गोल्ड दुनिया में सबसे पुराने समय से माइन की जाने वाली प्रेशस कमोडिटी है। आंध्र प्रदेश का जो जुन्नागिरी इलाका है, उस जुन्नागिरी इलाके में 3 गाँवों में ये इसको जुन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके 3 गांव हैं। इन 3 गांवों में ये माइन स्थित है। जुन्नागिरी, इरागुड्डी और पगलदीवराई 3 गांवों में है। और ये भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन है जो अपना उत्पादन शुरू करेगी। अभी ये कम से करीब 1 किलो सोने का प्रति महीने उत्पादन करती है। इसमें 200 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया है डेक्कन गोल्ड माइन से। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इस पर लोगों की निगाह रहेगी, क्योंकि सोने की खदानें दुनिया में बेहद सीमित है और भारत में ये पहली बार तेलंगाना में इस तरीके की गोल्ड माइंस पर काम शुरू हो रहा है। अंशुमान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया और बताया कि इस युद्ध का कितना भयावह असर पड़ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर और दुनिया भर के बाजारों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम मनी सेंट्रल को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्सक्लूसिव शोज सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। इस कार्यक्रम में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा